Hi everyone, how are you? Okay, let's get started. We are reading today Medieval of Europe, second chapter. Please ignore my background voice. ठीक है, ये आवाज़ आ रही थोड़ी सी क्योंकि मैं अभी बाहर हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ. मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा तुम लोग के क्लासेस अपलोड करने के लिए, तो मैं जल्दी ये बोल के कर रही हूँ. ये ऑलरेडी मैं चैप्टर पढ़ा दी सो हूँ, लेकिन मसला ये है मैं 2 बार रिकॉर्ड करी लेकिन हुई ही नहीं रही यार ये. चलो कोई ना, फिर से अपलोड कर रही हूँ. चैप्टर 2 मेडिवल ऑफ यूरोप. मेडिवल का मतलब है बीच में. हम लोग 6th चैप्टर में ऑलरेडी पढ़े थे कि मेडिवल का मतलब क्या है. मेडिवल मीन्स मिडिल एज पढ़े थे, प्री हिस्टोरिक एज पढ़े थे, मिसोलिथिक एज पढ़े थे, सब सारे एजेस पढ़े थे ना, उसको और डिटेल में ये चैप्टर में एक्सप्लेन करे. सो है बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एज रेनाइजेंस. वहाँ पे क्या शुरुआत क्या हुई रेनाइजेंस का. शुरू कैसा हुआ. रेनाइजेंस का मतलब क्या है पहले ये समझो. रेनाइजेंस का मतलब है रीबर्थ. रीबर्थ मीन्स पूर्ण जन्म जो बोलते हैं ना, उसको बोल रहे. सो है कहाँ पे हुआ ये, कौन सी जगह पे हुआ, कौन सी जगह पे मॉडर्न चीज़ें डेवलप हुई, पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट हुई, जो बोलते हैं ना कि आखिर पढ़ाई कौन स्टार्ट करे, कहाँ से शुरू हुआ. ये चैप्टर में बेसिकली पूरा है और उसको एजुकेशन जो है लोगों कैसा लिए उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करे. सो ये बेसिकली कैसे पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करें इसमें बोले तो ये पूरा कहानी के थ्रू, कन्वर्सेशन के थ्रू जो है पूरी कहानी सवाल जवाब पूरे हो रहे सो है. या फिर वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो, या फिर एक फादर और चिल्ड्रन के बीच में कंजर्वेशन टाइप हो रहा उस वजह वैसा पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करें. टीचर, डू यू नो व्हाट इज़ मेंट बाय रेनाइजेंस ऑफ द न्यू अवेकनिंग. टीचर पूछ रही है बच्चों आप लोगों को मालूम है कि रेनाइजेंस का मतलब क्या है. और ये रेनाइजेंस और न्यू अवेकनिंग इसका मतलब क्या है बल्कि पूछ रहे. तो स्टूडेंट्स बोल रहे नो सर वी डोंट नो. तो बच्चे बोले कि हम लोग को नहीं मालूम इसका मतलब क्या है. टीचर बोल रहे रेनाइजेंस मीन्स द रिवाइवल. इट ऑल्सो मीन्स दैट री अवेकनिंग. द वर्ड Renaissance refer to the significant development of Europe that took place around 1400 to 1600 Common Era. In the literature, what is this? Okay, छोड़ो वो वर्ड डबल आ गया सर. Literature, art and architecture and science. The Renaissance movement denotes the creative development in intellectual and cultural aspects. This movement comprises the complex network of multifaceted changes that occurred during the age, transforming the Europe of the Middle Ages to the ऑफ द मॉडर्न एज. ये टीचर बोल रहे कि रेनाइजेंस का मतलब है रीबर्थ, पूर्ण जन्म हो रहा, किस चीज़ का हो रहा, क्या क्या एजुकेशन में डेवलपमेंट आया उसके बारे में बोर्डर्स है बेसिकली. ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था. यूरोप में हुआ था. कौन से सेंचुरी में हुआ था. 14 सेंचुरी में हुआ था. बेसिकली 14 to 16 सेंचुरी के बीच की बात है ये. 1400 to 1600. सी मीन्स कॉमन एरा. एरा मीन्स वन टाइप ऑफ सेंचुरी बोलते. स्टूडेंट, वे डिड दिस मूवमेंट ओरिजिनेट. बच्चे पूछ रहे हैं ये ओरिजिनेट, इसकी जो शुरुआत है ये हुई कहाँ से बोलते. टीचर बोल रहे इट ओरिजिनेटेड इन इटली. दयामावा, सर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रेनाइजेंस. टीचर बच्चे क्या बोल रहे. अच्छा, टीचर बोले कि ये जो है स्टार्ट कौन सा हुआ बोल के बोले ना. तो टीचर बोले कि हाँ ये जो है शुरुआत इसकी कहाँ पे हुई, इटली में हुई. दया मामा क्या बोल रहे हैं. सर अब हम लोगों को ये तो मालूम है कि ये इटली से शुरू हुआ, लेकिन इसके फीचर्स क्या है बोल के पूछ रहे. Teacher, a very good question. Everyone should know these. The Renaissance had many features. Humanism and rationalism were the most important ones. टीचर बोल रहे कि इसके बहुत सारे, ये पहले तो सबसे अच्छा सवाल है और ये हर एक किसी को पता होना चाहिए कि रेनाइजेंस के फीचर्स क्या है. लेकिन इसके सबसे 2 मेन फीचर्स हैं. सबसे पहला है ह्यूमैनिज्म, दूसरा है रैशनलिज्म. अब दीपावली पूछ रही कि व्हाट इज़ ह्यूमैनिज्म. सर हम आपको ये नहीं मालूम कि ह्यूमैनिज्म क्या है. टीचर बोल रहे ह्यूमैनिज्म इज़ द बिलीव दैट मैन इज़ द सेंटर ऑफ ऑल इवेंट्स इन द वर्ल्ड. ह्यूमैनिज्म वो है जो मतलब जो कुछ भी हो रहा दुनिया में उसके बीचों बीच कौन है. आदमी है. आदमी या फिर आदमियाँ ही है बेसिकली. कौन से भी वार में हो रहा था आदमियाँ ही है. वहाँ पे कोई इवेंट हो रहा तो आदमियाँ हैं. वहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल थिंग्स हो रहे वहाँ पे आदमियाँ हैं. कुछ आर्किटेक्चर हो रहा, लिटरेचर हो रहा, कौन कर रहे वो आदमियाँ हैं. तो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है कौन, ह्यूमन. इसीलिए उसको बोल रहे ह्यूमैनिज्म. गणेशा, देन व्हाट इज़ रैशनलिज्म. सर तो सर हम आपको ये तो मालूम होगा कि ह्यूमैनिज्म क्या है, लेकिन रैशनलिज्म क्या है सर बोल के पूछ रहे. टीचर बोल रहे रैशनलिज्म इज़ द एग्जामिनिंग every idea in a logical manner and without any prejudice.
एनी आइडिया इज एक्सेप्टेड ओनली आफ्टर इट इज़ फाउंड टू बी ट्रू। टीचर बोल रहे हैं लाइक साइंटिफिकली जो प्रूफ होता कि हाँ ये सबूत के साथ कि दुनिया गोल नहीं है, दुनिया फ्लैट नहीं है, दुनिया गोल है, कैसे है, पूरा प्रूफ के साथ अगर प्रूफ करे तुम तो उसको बोलते हैं रैशनलिज्म। ह्यूमैनिज्म क्या है? सेंटर ऑफ द वर्ल्ड जो ह्यूमैनिज्म है। रैशनलिज्म क्या है? वो साइंटिफिकली प्रूफ होना। हम तुम अगर कुछ बोल रहे हो तो वो साइंटिफिकली प्रूफ करो पहले, तो भी तो तभी जो है पूरी दुनिया मानती, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? रैशनलिज्म बोलते हैं। ओके। जोसेफ आर देयर एनी अदर फीचर्स सर? जोसेफ पूछ रहे कि क्या सर ये दोनों को छोड़ के और दूसरे भी फीचर्स है क्या बोल के। टीचर बोल रहे अपार्ट फ्रॉम दीज देर आर टू अदर फीचर्स। दे आर फर्स्टली क्लासिकल लैंग्वेजेस दैट इज Greek and Latin were rejected in favor of the local languages in which literature was written. Secondly, original artistic creations were encouraged. टीचर बोल रहे हैं कि हाँ इसको ये दोनों को छोड़ के और दो फीचर्स है, वो कौन से है? क्लासिकल लैंग्वेजेस। क्लासिकल लैंग्वेजेस पहले तो कौन सी है? ग्रीक है, दूसरा लैटिन है, लेकिन ये दोनों जो है रिजेक्ट हो गए थे क्योंकि लोकल लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था वो स्टडी करना, उसको पढ़ना, सब सारी चीज़ें जो भी होती थी पहले ग्रीक में होती थी या फिर लैटिन में होती थी, तो वो दोनों को रिजेक्ट कर दिए। वो बहुत मुश्किल थी पढ़ने के लिए, लोगों को समझ में नहीं आती थी। लाइक कॉमन पीपल जो लोकल एरिया में रहते हैं ना, वहाँ के लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। लोगों को पूरा पहले लैंग्वेज सीखना पड़ा था, उसके बाद मुश्किल हो रही थी। और उसके बाद क्या करे बोला, लिटरेचर भी था वहाँ पे, जो लिखावटें जो होती थी वो कौन सी ग्रीक में होती थी, लैटिन में होती थी, इसलिए उसको रिजेक्ट करे। सेकेंडली आर्टिस्टिक क्रिएशंस वर इंकरेज। आर्टिस्टिक क्रिएशंस कौन से रहते? पेंटिंग्स हो गए, उन लोगों की वो टाइम पे की पेंटिंग्स, पूरे राजा महाराजा ऐसे बड़े तलवार लेके खड़े हुए वैसे, या फिर उन लोग की मूर्तियाँ, स्कल्पचर्स हो सकते, पेंटिंग्स हो सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इस्माइल सर, we understood the features of Renaissance, but can we know the reasons for the Renaissance? इस्माइल पूछ रहे सर हमको इसके फीचर्स तो मालूम हो गए कि ये है, ये होता था, लेकिन हमको ये बोलो कि लाइक हमको क्या वजह है ये जानने की होगी, क्यों रीबर्थ क्यों बोल रहे। टीचर डेफिनेटली आइडियोलॉजिकल फ्रीडम was the primary reason for the Renaissance. The other reasons were the attack on Constantinople, the influence of geographical exploitation, invention the printing press, spread of education, decline feudalism, etc. टीचर बोल रहे हैं हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि वहाँ कॉन्स्टेंटिनोपल एक प्लेस का नाम है जहाँ पे ये अटैक हुआ था। दूसरा रीज़न ये है कि वहाँ पे जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन हो रही थी, मीन्स कि लोग दूसरी जगह पे जाके मालूम कर रहे थे। लोगों को ये तब की बात है जब लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि दुनिया जो है गोल है, फ्लैट है। पहले ना सिर्फ ये बोलते थे कि दुनिया चपटी लाइक फ्लैट टाइप है, दुनिया जो है गोल है, बल्कि उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं मालूम था। ठीक है, ये तब की बात चल रही, तब हम लोग पूरे हिस्ट्री में पूरे डीप में पढ़ रहे हैं। सेकेंडली क्या हुआ, जो स्प्रेड होने लगी एजुकेशन, प्रिंटिंग प्रेस लाइक प्रिंटिंग प्रेस उन लोगों के लिए बहुत नई चीज़ थी। जैसे अब हम लोग के लिए एआई नई चीज़ है ना, तब उन लोगों के लिए ना प्रिंटिंग प्रेस थी। मतलब भाई बड़ा एजुकेशन करना, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन वैसे शुरू हुआ, वो स्प्रेड होना। एक किसी की बुक रहती थी, वो फिर प्रिंट करवा के ना एजुकेशन सीखते थे उससे। हाँ, तिमका टेल अस मोर अबाउट द अटैक ऑन कॉन्स्टेंटिनोपल सर। तिमका पूछ रहे कि सर हमको ये जो अटैक हुआ कॉन्स्टेंटिनोपल, इसके बारे में और बोलिए। टीचर, इन द मिडल ऑफ 15th century 1453 द तुर्की सुल्तान मोहम्मद सेकेंड माउंटेड एंड अटैक ऑन कॉन्स्टेंटिनोपल, द कैपिटल ऑफ द ईस्टर्न रोमन एम्पायर। टीचर बोल रहे 15th सेंचुरी की बात है, ये 1453 ईयर में तुर्की सुल्तान थे एक, उनका नाम क्या था? मोहम्मद था। उन्हें सेकेंड वाले थे, मतलब फर्स्ट जनरेशन। ये मोहम्मद बेसिकली एक सरनेम है, ठीक है। इसके बाद जो नंबर आ रहा, अब कोई तुम लोगों का सरनेम है, जैसा मेरा सैयदा है, मेरी जनरेशन का फर्स्ट जी सैयदा था, मैं सैयदा 2 हूँ, उल्ला सैयदा 3 रहते, लाइक वैसा, ठीक है। उसको बोल रहे थे बेसिकली कहीं भी ये रोमन आ रहा नेम के बाद, मीन्स वो सरनेम है, दूसरी जनरेशन है बेसिकली, ठीक है। ये नंबर आता आगे भी आने वाला है, 8 में भी आता है, कि कंटिन्यूसली आता, तो इसका मतलब वो है, ठीक है। फिर दूसरा कि ईस्टर्न एम्पायर जो है, ईस्टर्न एम्पायर रोमन में लोकेटेड है, वहाँ पे बहुत बड़ा एम्पायर इज़ बेसिकली पैलेस, बहुत बड़ा पैलेस है वो। रजिया, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ अटैक सर? रजिया पूछ रहे कि क्या रिजल्ट था, क्या रिजल्ट था सर वो अटैक का। टीचर, द तुर्क्स वर नॉट ब्रॉड माइंडेड लाइक अरब्स, दे हैड नो रेस्पेक्ट फॉर लर्निंग, फियरिंग द तुर्क्स, द स्कॉलर्स ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल अलॉन्ग विद देयर वैल्यूज ग्रीक एंड लैटिन वर्ड्स फ्लेड टू इटली एंड
parts of Europe, they settled in various cities of Italy and began disseminate their knowledge. Thus, learning shifted from Constantinople to Italy. This inspired the Renaissance movement. ये जो तुर्क के लोग थे उतने ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड और शार्प शातिर नहीं थे जैसे अरब के लोग थे. वो अरब के लोग कहाँ पढ़े हम ना फर्स्ट चैप्टर में पढ़े, तो ये सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर पूरा कनेक्टेड है बेसिकली. ये दो जो तुर्क के लोग हैं उतने शार्प माइंडेड ब्रॉड माइंडेड नहीं थे जैसे अरब के लोग थे. इन लोगों के अंदर ज़री भी तहजीब तमीज़ नहीं थी सीखने की, कि इन लोगों को इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी. तो उन लोगों को डर नहीं था किसी चीज़ का, स्कॉलर्स की रेस्पेक्ट नहीं करते थे, बहुत बदतमीज टाइप के थे. तो वहाँ के स्कॉलर्स जो थे कॉन्स्टेंटिनोपल, उन लोगों के जो ग्रीक के लोग थे, जो लैटिन के लोग जो थे, उन लोग जो लाइक बड़ा स्कॉलर्स मीन बेसिकली एजुकेटेड पर्सनस, उन्ना जो थे उन्ना जो है वहाँ छोड़ के जो काम करते थे वहाँ पूरा छोड़ के उन्ना इटली को चले गए. और वहाँ पे इटली में बहुत सारे यूरोप की जगह अलग अलग जगह पे जाके रहने लगे. और वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता उन लोग की जो भी नॉलेज जितना भी उन्ना पढ़े थे वो स्प्रेड करने लगे. वैसे स्प्रेड होते होते जो है पूरे कॉन्स्टेंटिनोपल में जो है स्प्रेड होगी नॉलेज कि हाँ एजुकेशन है, ये भी पढ़ना रहता है, ये सीखना रहता है बोल के वहाँ के लोग इंटरेस्ट नहीं लगे. और फिर इसकी रेनाइजेंस की अच्छा तो ये फिर से शुरू हो सकता है बोल के वहाँ से रीअवेकनिंग बोल के रेनाइजेंस मूवमेंट शुरू हुआ. Besides, the geographical exploitation of the time led to an increase in the wealth of Europeans. They found out sea routes to countries like India, America and others. This development transformed Europe into colonial power. It also led to disintegration of the feudal system. इसको छोड़ के भी दूसरी चीज़ ये हुई कि वहाँ पे लोगों को जो जब मालूम हुआ बेसिकली लोगों को लगता था कि पहले दुनिया फ्लैट है, तो ना क्यूरियोसिटी हो गई कि आखिर ये पहाड़ के वाम बाजू क्या है. लेकिन कोस्टल एरिया कैसे रहता, कोस्टल एरिया मीन जब पहाड़ों के अतराफ पूरा बॉर्डर लाइन जैसा रहता ना वैसा रहता. लोगों को क्यूरियोसिटी होती कि ये पहाड़ के पीछे क्या है ऐसा. तो ना एक दिन निकल गए पहाड़ के पीछे पूरा जाके, वहाँ पहाड़ के ऊपर जब ऊंचाई पे पहुँचे तो उन लोगों को मालूम हुआ कि यहाँ भी एक दुनिया है, पहाड़ के पीछे भी एक दुनिया है बोल के. तो वैसे आहिस्ता आहिस्ता ना स्प्रेड होके ये फिर वहाँ जब जो ग्रुप में जाते थे लोग वो आके फिर बोलते थे कि यहाँ ये पहाड़ के पीछे भी दुनिया है, वो है, ये है बोल के. और वैसे करते करते उनला आहिस्ता आहिस्ता नॉट जस्ट द माउंटेन्स बट द सी ऑल्सो. उनला सी मीन्स कैसे जाते थे उनला कश्तियों के थ्रू, शिप उसके थ्रू जो है रूट्स भी मालूम करे, रूट्स मालूम करके समंदर पे पूरे कश्तियाँ लेके पूरे लोगों को लेके पूरा झुंड टाइप लाइक ग्रुप में जाते थे ना. ग्रुप में जाके पूरा एक्सप्लोर करते थे वहाँ पे ना, नए नए रास्ते मालूम करे. वैसे ही चुनना क्या क्या फाउंड करे, अमेरिका को फाउंड करे, इंडिया को फाउंड करे और दूसरे कंट्रीज़ को भी मालूम करे कि अच्छा ये कंट्री है बोल के. अतुल, हाउ डिड द प्रिंटिंग प्रेस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रेनाइजेंस. अतुल पूछ रही प्रिंटिंग प्रेस आई तो आई कैसा और क्यों ये इसके अंदर रोल क्या प्ले करती बल्कि. एक मिनट. Teacher, the printing press, which was invented in the 15th century, brought out revolutionary changes in the field of knowledge dissemination. Earlier, a person could print only 2 books in a year. With the help of the printing machine, he could print 24,000 prints of a book in a year. As a result, the price of the printed books came down and demand for them increased. The printed word was clearer and looked more beautiful than writing down by hand. All those interested in reading could get books easily. तो ये 15th सेंचुरी की बात है कि पहली प्रिंटिंग प्रेस मशीन आई थी. वहाँ पे लोगों को मालूम हुआ कि अब हम लोगों को उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, उतना खुद की हाथ से लिखने की ज़रूरत नहीं. खुद की हाथ से लिखे तो भी उतना अच्छा नहीं आता, ये तो प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंट करके दे रही जैसा है एज इट इज़ वैसा. तो ये बहुत अच्छी बात है. लेकिन तब वहाँ पे लिमिट थी कि तुम ना जो है साल में सिर्फ 2 बुक्स प्रिंट कर सकते. लेकिन अब के ज़माने में तुम ना 24,000 प्रिंट्स करवा सकते हैं 1 साल के अंदर बोल के बोल रहा है. ये है सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस मशीन जो 15th सेंचुरी में आई थी. देखो ऐसी इतनी बड़ी थी वो बेसिकली. किसकी है ये? पिक ऑफ
गुटेनबर्ग्स प्रिंटिंग प्रेस, गुटेनबर्ग्स है इन्वेंट करे थे ये मशीन। निंगप्पा एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ रेनाइजेंस पीरियड टू द फील्ड ऑफ लिटरेचर सर। निंगप्पा बोल रहे कि ये रेनाइजेंस पीरियड के टाइम पे की जो है लिटरेचर की थिंग्स जो है पूरे एक्सप्लेन करो करके। लिटरेचर मीन्स लिखावटें जो होती थी, कविताएं जो तुम ना हिंदी में पढ़ते ना, वो पूरा लाइक उतना डिटेल में नहीं, लेकिन मैं बोल रही एग्जाम्पल लाइक स्टोरी टाइप पूरा एक्सप्लेन करती थी हिस्ट्री को। टीचर ड्यूरिंग the Renaissance, literature was written in the national or the local languages. As a result, the spoken languages of the people prospered. Many humanist writers wrote various works of literature during this period. Petrarch in this prominent one among humanists. He valued ancient Greek and Roman literature. His lyrics and sonnets are well known. Young writers were inspired by him. Dante was a great Italian poet. He wrote the epic, the Divine Comedy. Boccaccio was an expert storyteller. Decameron in his great literary work. John Calvin was the religious reformer who gave a new style to French prose literature. Cervantes was an important Spanish writer of the Renaissance period. He satirized the knights of the Middle Ages in his famous work Don Quixote. हाँ, तो लिटरेचर क्या है? लिटरेचर जो है ड्यूरिंग ये पिछले जब की रेनाइजेंस के बीच की बात है कि लिटरेचर बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता था। लोगों को नॉलेज हासिल करने के लिए लोगों को जो किताबें मिलती थी बेसिकली वो लिटरेचर की होती थी। वो कौन सी लैंग्वेज में रहती थी? उन लोग की लोकल लैंग्वेजेस में रहती थी। वहाँ पे जो भी ना लाइक बात करते थे वो लैंग्वेजेस में रहती थी। उसके बहुत सारे ह्यूमैनिस्ट राइटर्स हैं, उसमें से सबसे फेमस वाले ये लोग हैं। पेट्रार्क ये प्रोमिनेंट मॉन्ग ह्यूमैनिस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा लिखते थे। कौन से लैंग्वेजेस में लिखते थे? ग्रीक और रोमन लिटरेचर, ये दोनों चीज़ के, ये दोनों लैंग्वेजेस के लिटरेचर थे। इनके जो ग्रीक के जो या फिर रोमन के जो है लिटरेचर लाइक पोएम्स जो तुम ना इंग्लिश में पढ़ते, या फिर सोनेट्स, मालूम सोनेट्स तुम लोगों को आगे आता है। लाइक सोनेट्स इज़ अ पोएम बेसिकली, लाइक इन हायर क्लासेस दिस विल कम। सोनेट्स इज़ अ पोएम, लेकिन इसको हायर लेवल पे बोलते हैं। पोएम इज़ लाइक लोअर क्लास को बोलते हैं, ठीक है। उसको वो पूरा इसके अंदर रहता, कहानियों के अंदर के पोएम्स के थ्रू उन्होंने पूरा स्टोरी बोलते थे। यंग राइटर्स वर जो यंग थी उन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते थे पेट्रार्क को देख के, इनके पोएम्स को पढ़ के। डांटे वॉज ग्रेट इटालियन पोएट। डांटे इज़ ऑल्सो अ ग्रेट इटालियन पोएट। इन्हों भी एक बहुत ग्रेट और लाइक शाही टाइप मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थे। उन्होंने इटालियन के पोएट थे। उन्होंने क्या क्या लिखे सो है द डिवाइन कॉमेडी, ये उनकी लिखी हुई बुक है, सॉरी पोएम है, बुक नहीं है। बोकाशियो वॉज एन एक्सपर्ट स्टोरी टेलर। बोकाशियो कौन थे? सबसे एक्सपर्ट स्टोरी टेलर थे, मीन्स इनकी कहानियाँ सबसे फेमस थी। डेकामेरॉन इज हिज ग्रेट लिटरी वर्क। इनकी जो लिखावटी लिटरी वर्क है कौन सी है? वो डेकामेरॉन है। जॉन कैल्विन वॉज द रिलीजियस रिफॉर्मर। अच्छा, जॉन कैल्विन कौन थे? रिलीजियस रिफॉर्मर थे, मतलब कि उन्होंने जो है उनके जो भी रिलीजियस थिंग्स थे उन्होंने पूरा वो बुक के अंदर बोलते थे कि हमारे लाइक मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम के बारे में क्या क्या है वो सारी चीज़ें बोलती थी कि ये सुन्नी चीज़ें हैं, ये सुन्नतें हैं, ये फ़र्ज़ है, ये जो भी है। मैं अब इस्लाम के बारे में बोल रही हूँ। उन्होंने जो जॉन कैल्विन थे उनका जो भी रिलीजियस वर्क था उन्होंने उसमें वो बुक के अंदर पूरी चीज़ें लिखे हुए हैं बेसिकली। कौन सी लैंग्वेज में लिखे थे? स्पेनिश में लिखे थे, फ्रेंच में लिखे थे। क्रेनेविट्स वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्पेनिश राइटर। क्रेनेविट्स कौन थे? उन्होंने एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्पेनिश राइटर थे रेनाइजेंस पीरियड के टाइम पे के। उन्होंने क्या लिखे है? नाइट्स ऑफ द मिडल एजेस, वो मिडल एजेस ऑफ इज अच्छा, इनकी वर्क का नाम क्या है? डॉन कीशोट। अब आती है सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट व्हाट यू से ड्रामेटिस्ट के बारे में। विलियम शेक्सपियर 1564 to 1616 is the most important among English dramatists. He wrote many excellent plays: Julius Caesar, Romeo and Juliet, King Lear, Macbeth, and some of his plays. He is a great dramatist like Kalidasa. विलियम शेक्सपियर कौन थे? सबसे ग्रेटेस्ट प्ले रोलर क्या बोलते हैं, ड्रामेटिस्ट थे। उन्होंने ड्रामा के थ्रू जो है पूरी स्टोरी बताते थे। उनके सबसे फेमस वाले कौन से? जूलियस केसर एंड रोमियो जूलियट। तुम सुने वो बहुत सारे लाइक
रोमियो एंड जूलियट वाला लव बोल के बोलते ना, बहुत ट्रेंड चल रहा था ये वाला, उतना ही वही है ये रोमियो जूलियट वाले लिखने वाले पर्सन है ये शेक्सपियर, ठीक है। और किसकी तरीके से लिखते, किसकी तरह लिखते थे, किससे इंस्पायर होकर लिखते थे, कालिदासा इज ऑल्सो वेरी फेमस ड्रामेटिस्ट है उन्होंने भी। Margaret, sir, you have explained contribution of the Renaissance of literature. Now will you please tell about the contribution of architecture, art and sculpture? सर हम आपको ये तो मालूम हो गया कि वहाँ के सबसे Renaissance पीरियड के सबसे फेमस लिटरेचर वर्क की कौन कौन पर्सन्स थे जो ये वर्क करे। अब हमारे को ये बोलो कि वहाँ के आर्किटेक्चर कौन थे, वहाँ का आर्ट क्या था, वहाँ के स्कल्पचर्स कौन बनाए थे, कैसे डिज़ाइन आते थे बोल के स्टूडेंट पूछ रहे मैग्रेट, ठीक है। वी कैन सी द exquisite Renaissance architecture in the vast St. Peter's Church of the Rome and St. Paul's Cathedral at London। हम ना ये देख सकते हैं अभी भी कि इन लोगों का जो आर्किटेक्चर का वर्क था वो अभी भी हम ना देख सकते हैं, जो कि एक चर्च है, कहाँ पे लोकेटेड है वो रोम में, उसका नाम क्या है, सेंट पीटर्स चर्च है। दूसरा वाला सेंट पॉल्स कैथेड्रल चर्च है जो कहाँ पे लोकेटेड है, लंदन में। ये है रोम का चर्च, ये है देखो लोग आर्किटेक्चर। इसमें क्लियर नहीं आ रही, तुम ना जो है सर्च करके देख सकते हो ना कितनी नज़ाकत से ये जो पूरी डिज़ाइनिंग करे सो, ये पूरे हाथ से करे सो, ये बिल्कुल ये पूरी हाथ की चीज़ें हैं। इसमें क्लियर नहीं दिख रहा तो सर्च करके देख सकते हैं बिल्कुल। Next one, Ronaldo was a prominent sculptor of the period. His image of David's excellent, similarly image of Moses created by Michelangelo is magnificent. डोनाल्डो इज़ जो डोनाल्डो थे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट स्कल्पचर थे, बहुत टाइम वो पीरियड के रेनेसांस पीरियड की। एक इमेज बनाए थे, किसकी, इमेज ऑफ डेविड की, वो जो बहुत खूबसूरत थी, मतलब बहुत ज़्यादा। उसको क्या नाम दिए, इमेज ऑफ मॉसेस बोल के। कौन बनाई थी ये, क्रिएटेड बाय माइकल एंजेलो, जो मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाती हूँ, ठीक है। शिवमूर्ति, टेल अस मोर अबाउट द अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट। सर हम आपको और ज़्यादा बोलो, डिटेल में बोलो लोग की अचीवमेंट्स क्या थे, लोग का आर्ट क्या था, आर्ट के फील्ड में। टीचर, in the 16th century there were many talented artists in Italy. Prominent among them were Leonardo da Vinci and Michelangelo। 16th century की बात है, वहाँ पे तब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड क्या थे, आर्टिस्ट थे। कहाँ पे, इटली में। वहाँ पे सबसे फेमस वाले कौन से थे, लियोनार्डो दा विंसी एंड माइकलएंजेलो। हाँ, पिक्चर ऑफ वर्जिन ऑफ द रॉक, लियोनार्डो दा विंसी, ये सबसे फेमस पेंटिंग है। तुम ना इसको कभी देखे होंगे तो ये किसकी है, लियोनार्डो दा विंसी की है। ये देखो सबसे फेमस है, इस बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है ये है माइकल एंजेलो जो वो पेंटिंग बनाए थे, और जो स्कल्पचर बनाए थे माइकल एंजेलो, ये है मोसेस बाय माइकल एंजेलो। स्कल्पचर मीन्स मूर्तियाँ, स्कल्पचर किसको बोलते हैं, मूर्तियों को बोलते हैं, ठीक है। ये लियोनार्डो दा विंसी है, ठीक है। ये मोनालिसा है, ये पेंटिंग है बेसिकली, ठीक है। लियोनार्डो दा विंसी वाज अ वंडरफुल पेंटर। लियोनार्डो दा विंसी कौन थे, सबसे वंडरफुल पेंटर थे, ठीक है। स्कल्पचर, अरे अच्छा, लियोनार्डो दा विंसी सिर्फ वो पेंटर नहीं थे, इतने सारे चीज़ें थी उनके, इतने सारे प्रोफेशंस थे। क्या क्या थे सुनो, पेंटर, स्कल्पचर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट एंड मैथमेटिशियन। पहले के ज़माने में सिर्फ एक ही प्रोफेशन बोल के ईच नहीं मान लेके जाते थे कि हाँ अब तुम टीचर है तो टीचर ही रहते, डॉक्टर है तो डॉक्टर ही। वहाँ हर एक चीज़ को मतलब इतना अच्छा कि एजुकेटेड रहो, हर चीज़ में रहते थे, ऑलराउंडर थे बेसिकली। वर्जिन ऑफ द रॉक्स, द लास्ट सुपर एंड मोनालिसा आर हिज फेमस पेंटिंग्स। इनके फेमस सबसे फेमस पेंटिंग्स के नेम्स है वर्जिन ऑफ द रॉक्स, द लास्ट सुपर एंड मोनालिसा, ठीक है। आदित्य सर, प्लीज़ टेल अस द प्रोग्रेस दैट टुक प्लेस इन द फील्ड ऑफ साइंस ड्यूरिंग द रेनेसांस। अब हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, लिटरेचर हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, आर्ट हो गया, स्कल्पचर हो गया, बचा क्या, साइंस। साइंस के बारे में पढ़ेंगे कि साइंस की शुरुआत कैसे हुई थी, तब की मतलब आया कैसा साइंस, स्प्रेड कैसा हुआ साइंस के बारे में, ठीक है। टीचर, we can say that development of the modern science began during the period of Renaissance itself. There was revolutionary progress in the astronomy. Copernicus of Poland and claimed that thus Earth was one of many planets that revolved around the sun.
Since his research went against the beliefs of the church, his finding could not brought out in book form. ये कॉर्पनिकस है, पहले इनकी पिक्चर देख लो. इन्हों कॉर्पनिकस क्या बोले मालूम कि दुनिया जो है सन के तरफ घूम रही बोल के बोले, लेकिन इन्हों प्रूफ नहीं कर सके. हम लोगों को प्रूफ करने के लिए रैशनलिज्म होना पड़ता. रैशनलिज्म के लिए प्रूफ होना कि अच्छा तो तुम सच बोल रहे तो हमको प्रूफ दिखाओ कहाँ कैसा घूम रही, किधर घूम रही. अर्थ जो प्लैनेट्स है वो अर्थ के और एक प्लैनेट से मैनी प्लैनेट्स भी बोल रहे हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स जो है सन के तरफ घूम रहे बोल के बोल रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है. पहले ज़माने या फिर अभी ज़माने ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रूफ तो होना ज़रूरी है कि साइंटिफिकली प्रूफ होना कि हाँ ये तुम जो बोल रहे सच है बोल के. लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था मालूम, लोग जो भी बाइबल में रहता था, चर्च में जो भी मानते थे ना, अगर उसके खिलाफ चले गए जो तुम वहाँ पे मेंशन नहीं वो तुम बोले तो वो पूरा अगेंस्ट हो गया. अगेंस्ट चले गए बोल के बोले लोग. तो फिर इनके साथ क्या करे देखो. Later German mathematician Kepler proved that Copernicus findings were true. जब इनको अगेंस्ट चले गया, उनको कैद कर दिए, जेल में ले जाके डाल दिए बेसिकली. अरे तुम गलत बोल रहे हो कॉर्पनिकस, तुम कैसा बोलते, तुम यहीं के लोग है ना ये वो बोल के उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा के जेल में डाल दिए. फिर बाद में एक जर्मन के मैथमेटिशियन जो है केपलर था उनका नाम, उन्होंने जो है कॉर्पनिकस के पूरी चीज़ें फाइंडिंग्स जो है जो भी उन्होंने उनके बारे में बेसिकली पढ़े, पूरा रिसर्च करे, उन्होंने कैसा बोले प्लानट जो है पूरा सन के बारे में अतराफ जो है घूम रहे ये वो बोल के. तो फिर मालूम है कि कॉर्पनिकस सच बोल रहे बोल. फिर दूसरे वाले इटालियन एस्ट्रोनॉमर, इन्होंने एक गैलीली बोल के था इनका नाम, invented the telescope. He strongly supported Copernicus' argument. Hence the church had arrested and subjected inquisition the inquiry court of the church. After he recanted his statement and admitted his mistake, he was freed. और एक इटालियन के एस्ट्रोनॉमर आए. एस्ट्रोनॉमर किसको बोलते हैं, जो सितारों के बारे में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं. गैलीली है इनका नाम. क्या इन्वेंट करे थे टेलीस्कोप. टेलीस्कोप मीन्स इज़ अ वन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट रहता है कि बेसिकली जो ज़मीन पे रह के तुम ना तारों को देख सकते. तुम ना कभी देखे होंगे ना टेलीस्कोप, मालूम ही सुना होगा ऑब्वियसली. जब इनको कॉर्पनिकस को जेल में डाल दिए थे ना, तो गैलीलियो जो थे इटालियन एस्ट्रोनॉमर, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे इनके जो भी चीज़ें रहती थी. फिर उनको बेसिकली जब जेल में लेके गए तो उनके साथ सवालात करे कि तुम कैसा बोले, तुम्हारे को कैसा मालूम ये सब हो रहा, कितने प्लैनेट्स है, कैसा घूम रही है दुनिया अतराफ. बहुत सारे सवालात जवाबात हुए वहाँ पे, बहुत सारी बहस ये वो जो भी हुआ. उसके बाद उनको आहिस्ता से गैलीली हेल्प करके पूरा कॉर्पनिकस को फ्री कर दिया. Sir Isaac Newton of England proved that gravity was the reason for falling down of objects which had been thrown up in the air. ये तो नाम तुम लोग सुने होंगे कि न्यूटन एप्पल जो बोलते हैं ना, ये न्यूटन एप्पल वाले साइंटिस्ट है. इनका पूरा नाम क्या है, सर इसाक न्यूटन है. इन्हों कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे. इन्हों क्या प्रूफ करे थे, ग्रेविटी के बारे में. ये तुम लोग साइंस में ऑलरेडी पढ़े होंगे, उसको यहाँ से हुई थी शुरुआत. कौन से रिनाइजेंस पीरियड में, 14th सेंचुरी में हुई थी बेसिकली. ठीक है, हाँ. ग्रेविटी वॉज द रीज़न. अच्छा कोई भी चीज़ गिर रही तो वो कैसे गिरी मीन्स जो ग्रेविटी रहती है उसको अट्रैक्ट कर रही, इसलिए गिरी बोल के बोले थे. कोई भी चीज़ तुम हवा में फेंको तो वो फिर ज़मीन पे वापस कैसा आ रही, क्योंकि ग्रेविटी हो रही, अट्रैक्शन हो रहा बोल के बोले. विलियम हार्वरी, इन्हों कौन है सबसे, इन्हों तो पढ़ो सुनो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. विलियम हार्वरी 1478 to 1557 discovered the circulation of blood in human body. ये कौन क्या डिस्कवर किए थे इन्होंने, ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा बोले थे. पहले लोगों को बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि हमारे बॉडी के अंदर खून भी है, सर्कुलेट हो रहा. खून है लेकिन वो सर्कुलेट हो रहा तो कैसा हो रहा वो कुछ भी नहीं मालूम था. तो विलियम हार्वरी पूरा खुद के ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट करे ह्यूमन बॉडी के ऊपर. फिर उनको मालूम हुआ कि ब्लड सर्कुलेशन भी होता बोल के. ये कौन सी ईयर में मालूम हुआ, 1478 to 1557 में. ठीक है. फिर दूसरे वाले साइंटिस्ट आए वेसिलस, अब बेल्जियम साइंटिस्ट. वेसिलस उनका नाम था. इन्हों कहाँ के थे, बेल्जियम के. बेल्जियन इज़ अ प्लेस. उन्होंने क्या करे, पब्लिश करे वैल्यूएबल बुक अबाउट ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, जो है उन्होंने पूरी बुक लिखे. सो है
लेकिन तब ये तो पहले ज़माने के थे, इन्हों भी अगेंस्ट चले गए चर्च के अंदर, वो सब कुछ करना नहीं था बोल के उन्होंने अगेंस्ट चले गए, बल्कि उनको ना सज़ा दे दी। क्या, कौन सी सज़ा? ही वॉज सेंटेंस टू डेथ फॉर क्वेश्चनिंग द बिलीफ ऑफ द चर्च। इनको फांसी की सज़ा दे दी क्योंकि इन्हों सवाल करे अगेंस्ट द चर्च ऑफ द बिलीफ, उन्होंने खिलाफ चले गए कि उन्होंने सवालात करे, गॉड से सवाल करे, मतलब वैसा अपोजिट हो गया बोल के उनको सेंटेंस टू डेथ कर दिया। In this way, the Renaissance influenced the modern society and civilization in a significant manner. ऐसे हुई शुरुआत साइंस की या फिर कोई भी एजुकेशन की जो चीज़ें हम आज पढ़ रहे वो वैसे हुई थी रेनेसांस के पीरियड में, वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करके। अब 2.2 रिलीजियस रिफॉर्मेशन, हमने पूरा अब एजुकेशन के बारे में पढ़े, अब पूरा रिलीजियस थिंक के कौन सी लैंग्वेजेस कैसे कैसे स्प्रेड हुई उसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे क्रिश्चियनिटी के बारे में, वही है। चलो पढ़िए। As they come out of the church after Sunday prayer, Peter and Lily began to ask many questions with great curiosity. एक दिन चर्च कौन से दिन जाते हैं? संडे के दिन जाते हैं। संडे से उन लोग जो है बाहर आए, दो स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स का नाम क्या था? एक का नाम पीटर था, दूसरे का नाम लिली था। उन लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल थे, उन लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे कि उन लोगों को जानना था कि ये कैसा हो रहा, क्यों हो रहा, और अलग अलग क्या क्या है, सब उन लोगों को जानना था। पीटर, फादर आर दे सेक्ट्स इन क्रिश्चियनिटी टू? पीटर पूछ रहे अपने फादर को, फादर क्या सेक्ट्स है क्रिश्चियनिटी में? सेक्ट्स मीन्स ग्रुप्स भी है क्या क्रिश्चियनिटी के अंदर बोल के पूछ रहे, ठीक है। जॉन, यस, जॉन इज फादर, ओके। Yes, there are many sects in Christianity, Catholic and Protestant are the two important sects among them. जॉन बोल रहे हाँ, क्रिश्चियनिटी में दो सेक्ट्स है, दो ग्रुप्स है बेसिकली। कौन से? एक तो है कैथोलिक चर्च, दूसरा है प्रोटेस्टेंट। आर टू इम्पॉर्टेंट सेक्ट्स अमंग देम, ये सबसे मेन और लाइक चीज़ें हैं जो चर्च क्रिश्चियनिटी के लोग जो मानते, ये सेक्ट जो बोल रहे। अच्छा, तुम लोग ये क्या समझ में आ रहा? कैथोलिक प्रोटेस्टेंट नहीं आ रहा तो समझो, मैं समझाई। ये क्या है मालूम? हमारे इस्लाम में भी ग्रुप्स बने हुए हैं ना, अहले हदीस, सुन्नी, शिया और एक अलग अलग, ये सेक्ट्स सेम थिंग दूसरे क्रिश्चियंस में भी है, दो टाइप की है बोल के बोल रहे, ठीक है। ये है बेसिकली जॉन। During the Middle Ages, many immoral activities were taking place in the Roman Catholic Church. Instead of leading austere pious lives, the Pope and the clergy were wallowing in luxury. मिडिल एजेस की बात है, इसके अंदर गलत हरकतें हो रही थी, गलत चीज़ें हो रहे थे रोमन एम्पायर के कैथोलिक चर्च में। इंस्टेड ऑफ उन लोगों को सही से सिखाने का छोड़ के वो उन लोगों के जो भी बाइबल की चीज़ें रहती है उसको सिंस को कैसा क्लीन करना, कैसे हम लोग वो वर्सेस को सही पढ़ना, जो भी रहते लोग के रिलीजियस सेरेमनीज जो भी रहते उन लोग की जो रस्मा ये वो जो भी वो सिखाने का छोड़ के दूसरे गलत चीज़ें सिखा रहे थे। और कि इसके अंदर पोप बोल के मेंशन है, पोप मीन्स हेड ऑफ द चर्च, वहाँ का जो हेड रहता, फादर बोलते हैं ना उसको बोलते हैं। वैल्यूइंग इन लग्जरी, अयाशी में थे नो जो फादर थे, तो उसको बोल कहाँ पे? ये कैथोलिक चर्च में हो रहा था सब चीज़ें। There are many conflicts between kings and the popes, as a result of which respects for the pope declined in society. The kings could not tolerate the interference of the popes in political matters. The popes had sold many positions of the church and accumulated a lot of wealth. This was the reason why John Wycliffe, John Huss, Martin Luther and others began to reveal at different periods in the wrongdoings of the church. पॉप्स के बीच में मीन्स फादर जो रहते चर्च के, उन लोगों के बीच में, किंग्स के बीच में बहुत सारे झगड़े हुए इस बात को लेकर कि ये चर्च के अंदर गलत हरकतें हो रही। पॉप्स मान रहे कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा, उसके उन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लाइक झगड़े हुए, उन लोग बहुत रेस्पेक्ट नहीं करते, फिर डिक्लाइन कर दिए उस सोसाइटी के अंदर। उन लोगों की जो फादर थे बेसिकली पॉप्स ना पॉलिटिकल मैटर्स में भी आ रहे थे, लेकिन पॉलिटिकल मैटर्स किसके हाथ में रहते? किंग के हाथ में। किंग के हाथ में भी रह के इन पोप्स जो है रूल करने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों के कामों में बीच में आ रहे थे, तो इन कई को आ रहे थे ना बोल के बहुत सारी बहस हुई।
फिर पोप के पोजीशन जो है पूरे हटा दिए, फिर लॉ उस पोप को जैसे मालूम हुआ कि ये सब ना कर रहे बोलिए, पोप जो है दूसरे इलीगल थिंग्स करके जो है लोगों का ट्रस्ट जीत के उन लोगों को वेल्दी हो गए। ठीक है, फिर बाद में दूसरे लोग कौन कौन आए देखो यहाँ, जॉन विकली, जॉन हस, मार्टिन लूथर एंड अदर्स। आहिस्ता आहिस्ता ये 4-5 लोगों को जैसे मालूम हुआ कि पोप ऐसा ऐसा कर रहा, तो ये 4-5 लोग मिलके इसकी असलियत सामने लाना लोगों को बोल के इन जो है एक प्लान करे, रॉन्ग डूइंग जो गलत हरकत हमारे चर्च के अंदर वो प्लान करे। अब ये कौन करे क्या करे पूरा डिटेल में समझाती रुको। द इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर द क्रैक टू अपीयर इन द कैथोलिक चर्च कैथोलिक फेथ वॉज द सेल ऑफ द लेटर ऑफ फॉरगिवनेस। द पोप लियो एक्स नीडेड मनी टू रिकंस्ट्रक्ट St. Peter's Church in Rome. To this end, the belief that all those who bought sales of indulgence would be freed of the sins and go to the heavens was cultivated. Martin Luther, who understood the hollowness of the claim, questioned why the Pope, if he could take money and wash away the sins of people, did not do it free of cost. अच्छा, अब देखो मार्टिन लूथर एक पर्सन थे, उन्होंने क्या शातिर क्या क्या काम करे, देखो पोप क्या करे थे इलीगल काम, और पूरा डिटेल में बोल रहे हैं कि पोप क्या करे मालूम। तुम लोग जो भी है जो चर्च में आते ना लोग, उन लोगों को बोल रहे थे तुम लोग के जितने भी गुनाह हैं, कितना बड़ा भी गुनाह क्यों ना हो, अगर तुम लोग ये सर्टिफिकेट ले लिए तो तुम लोगों को डायरेक्ट हेवन में चले जाते, तुम लोग डायरेक्ट जन्नत में जाने की टिकट है ये, तो ये सर्टिफिकेट ले लो और तुम लोगों के जो भी गुनाह रहते वो पूरे माफ़ हो जाते, तुम लोग एकदम क्लीन हो जाते बोल के बोले। मार्टिन लूथर को जैसे ही मालूम है कि इन ना उल्लू बना रहे लोगों को बोल के, तो इन चर्च के अंदर जाके क्वेश्चन करा पोप को कि अगर तुम इतना ही चाह रहे कि हमारे पाप जो गुनाह हैं वो धो जाए, मतलब वॉश अवे हो जाए, तो तुम फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों नहीं कर रहे, पैसे क्यों ले रहे बोल के। असल में जो फादर थे पोप, उनको पैसे क्यों चाहिए थे, रिकन्स्ट्रक्ट मीन्स कंस्ट्रक्शन का जो काम रहता वो पूरा कौन सी चर्च के वास्ते रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए उनको पैसे होना था, तो उन्होंने इस तरीके से जो है पैसे कमा रहे थे। लिली पूछ रहे हु वॉज मार्टिन लूथर, लिली पूछ रहे कि ये मार्टिन लूथर है कौन आखिर। जॉन बोल रहे मार्टिन लूथर वॉज द लीडर हु लेड द रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन जर्मनी, ही वॉज अ प्रीस्ट एट सेंट अगस्टाइन चर्च। मार्टिन लूथर इज़ अ प्रीस्ट, इनो एक प्रीस्ट थे जो चर्च के, कौन से चर्च के थे, अगस्टाइन चर्च के थे। कहाँ के थे वो, जर्मनी के थे बेसिकली, रिफॉर्मेशन मूवमेंट जब चल रहा था वहाँ के थे वो। ठीक है, मार्टिन लूथर who witnessed the ostentatious lifestyle of the Pope and clergy at Rome rebelled against it. He wrote 95 these or statements against the sale of indulgence and nailed them on the main door of Wittenberg Church in order to spread awareness among the people. हाँ क्या करे देखो ये देखो ये है मार्टिन लूथर, इन्होंने प्रीस्ट, चर्च के प्रीस्ट थे, इन्हों क्या करे मालूम। अब कुछ पुलिस के काम में गए तो भी जो है, अगर हम ना पुलिस के पास जाके बोले कि फादर जो है गलत चीज़ ना करे, तो भी कुछ होने वाला है नहीं। तो इनकी जो भी हरकतें हैं पोप के, वो पूरा सेंटेंस में पूरा लाइक 95 सेंटेंस में से पूरा लेटर टाइप पेपर में पूरा एनवेलप्स बना के पूरा 95 लिखे हो ना, उसके अंदर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करिए उन्होंने क्या क्या गलत करे से पूरी काम, वो पूरे 95 स्टेटमेंट्स ले जाके उन्होंने क्या करे, वो दरवाजे के मेन डोर में एक चर्च है वो विटनबर्ग चर्च था बेसिकली, वहाँ पे रख के आ गए। जैसे सुबह संडे के दिन था वो संडे सुबह आते लोग चर्च को, तो सुबह में उन्होंने जाके पूरे एनवेलप सर दिए वहाँ पे 95, जैसे लोग आते थे क्या है ये बोल के लेके पढ़ने लगे। जैसी चुल्ला पढ़ने लगे उन लोगों को पूरी असलियत मालूम हो गई पोप की कि क्या गलत काम थे पूरा। मार्टिन लूथर का मकसद ही यही था कि रॉन्ग डूइंग जो भी गलत काम हो रहे थे ना पोप्स के, वो दूसरे लोगों तक, जो लोग फंसे हुए ये जाल में कि ये गलत चीज़ों में ना असलियत देखी पोप की गई। ठीक है, Luther translated the Bible into German, thereby enabling even the common people read it. He began to use German languages in the place of Latin during religious service of the church.
लूथर ट्रांसलेटेड करे बाइबल को कौन सी लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में, ताकि जर्मन की पीपल भी पढ़ सके, जो भी वहाँ पे नॉर्मल लाइक लोकल पीपल रहते। और फिर उन्होंने क्या करे, ही बिगैन टू यूज जर्मन लैंग्वेजेस इन द बर्थ प्लेस ऑफ इन द प्लेस ऑफ लैटिन ड्यूरिंग रिलीजियस सर्विस ऑफ। अच्छा, फिर बाद में उन्होंने लैटिन के लैंग्वेजेस भी शुरू करे लर्न करना, जर्मन के लैंग्वेजेस भी शुरू करे, वहाँ पे स्प्रेड करने लगे लोगों को कि क्या है बाइबल के बारे में, पूरा एक्सप्लेन करते थे। ठीक है। द पोप्स summoned Luther to Rome with an intention to punish him. However, Luther enjoyed the support of many kings and hence could not be punished. The Catholic Church referred to his followers as Protestants, those who rebelled. Gradually, Protestants emerged as a sect of Christianity and spread all over the world. जैसे मालूम हुआ लोगों को कि हाँ पोप ऐसी ऐसी हरकतें करे, तो पोप को मालूम हो गया कि ये किसकी हरकत है, मार्टिन लूथर की। मालूम है बाद में कि हाँ ये मार्टिन लूथर जो है ये स्प्रेड करा लेटर्स, जो जिसकी वजह से जो है लोगों को मालूम आ गया। तो फिर इन क्या बोला, अब इन मेरे साथ ऐसा करा तो इसको पनिशमेंट देना ज़रूरी है। तो इन पनिश करने के लिए क्या, कौन गया, पोप। किसको पनिश करने के लिए, मार्टिन लूथर को। जैसे जिन गया बहुत ट्राई करा, कोशिश करा, लेकिन मार्टिन लूथर के कनेक्शन जो है पूरे किंग्स के साथ थे। पहले पोप की किंग्स के साथ बन रही नहीं थी, अब मार्टिन लूथर के पास कनेक्शन है किंग्स के। तो इन मार्टिन लूथर जो है पूरे किंग्स के कनेक्शंस लेके पूरा उसको ट्राई करे, लाइक प्रोटेक्शन जेड वाली जेड सिक्योरिटी वाली प्रोटेक्शन दिए उसको, पूरा ख्याल रखिए उसका। तो फिर जो है पोप उसको पनिश नहीं कर सका मार्टिन लूथर को। हाँ फिर यहाँ पे देखो कैसे डिवाइड कैसे हुए क्रिश्चियनिटी के दो ग्रुप्स। द कैथोलिक चर्च रिफर्ड टू हिज फॉलोअर्स एज Luther enjoyed the support and he could not punish. The Catholic Church referred to his followers as Protestants. कैथोलिक चर्च के जो भी फॉलोअर्स थे उन्हें क्या रिफर करे, एज प्रोटेस्टेंट्स। दो हु रिपेल्ड मीन्स जो माफ़ी मांग लेते वो ये जो भी है। ग्रेजुअली प्रोटेस्टेंट्स emerged as a sect of Christianity and spread all over the world. फिर और एक दूसरा जो है पूरी दुनिया में फैलने वाला जो स्प्रेड है वो भी स्प्रेड हुआ जो प्रोटेस्टेंट्स थे। पीटर, वॉट वॉज द इफेक्ट दिस ऑन कैथोलिक चर्च, इसका क्या असर हुआ कैथोलिक चर्च के ऊपर, बोल के पूछ रहे। कौन, पीटर, किसको, जॉन को। जॉन कौन है, फादर जॉन। Many doubts began to arise in the minds of the people about Catholic Church. They began to move away from the church. Seeing this, the Roman Catholic realized that there had to be some reforms in their church. Towards this and a movement to cleanness, the Catholic Church was started. The other purpose of this movement was to curb the growing influence of the Protestant sector. वहाँ पे कैथोलिक चर्च मीन्स जहाँ पे इन्होंने जो है रख के आए थे लेटर्स, वहाँ की बात है ये। जब लोगों को मालूम हुआ तो लोगों के दिमागों में इतना कन्फ्यूजन आ गया, उन्ना जो है वहाँ से जाने लगे वापस। तो वहाँ के जो पोप्स थे उन वहाँ जो चर्च के अंदर जो फादर रहते या फिर क्या बोलते इसको, सिस्टर बोलते शायद ना, सिस्टरीज बोलते हैं, नन सिस्टर, जो भी लोग थे उन्हें परेशान हो गए कि लोग हम तो ऐसे तो हम पूरे लोग चले जा रहे, हमारे चर्च को तो कोई आएगा ही नहीं, उन्हें परेशान होने लगे। तो फिर उन्हें जो है ऐसा इवेंट टाइप क्रिएट करे कि पूरे हमना भी माफ़ी मांगने खुदा से, हमना से गलती हो गई, हमना भी माफ़ी मांगते बोल के एक इवेंट रखे। फिर उन लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता वैसा करके इन्फ्लुएंस करे लोगों को कि हाँ हम लोग से गलती हो गई, हम लोग भी माफ़ी चाहते बोल के। फिर जो भी हुआ उसके बाद लोगों को फिर उन्होंने इन्फ्लुएंस कर लिए, उन्हें मना लिए। फिर उसी तरीके से कैथोलिक चर्च अलग हो गया, प्रोटेस्टेंट अलग हो गया। कैथोलिक चर्च के अंदर जो है मार्टिन लूथर को जो भी फॉलो करने वाले हैं उन्हें चले गए, जो दूसरे वाले हैं जिसमें कैथोलिक चर्च में मीन्स अच्छी चीज़ें होती, सिर्फ लाइक जो रॉन्ग डूइंग्स नहीं होते वो होना बंद हुए, लेकिन वो बता रहे से होते बाद में। फिर प्रोटेस्टेंट मीन्स जो मार्टिन लूथर जो क्रिएट करे थे फिर वो हुआ शुरू। लिली, व्हाट इज काउंटर रिफॉर्मेशन, वेट अ मिनट, थक गई मैं।
दुनमना निज़ा, तुम लोगों से रीडिंग करा के वे मेरा जॉ पेन हो रहा मालूम, पूरा आदत हो गई थी तुम दोनों की। जॉन, the attempts of the Catholic Church to bring about reforms its internal functioning is called counter reformation और Catholic reformation। कैथोलिक चर्च का क्या मतलब है बोल के पूछ रहे हो, फिर ये अटेम्प्ट क्या हुए, इन सुनना अटेम्प्ट का क्या करे, इवेंट करे ना, इवेंट के अंदर बोले कि लोगों को हाँ हम आपसे गलत का माना नहीं करते, ये वो बोल के उसको बोले उसके लिए। लिली, हु वॉज द लीडर ऑफ द काउंटर रिफॉर्मेशन? जॉन। Ignatius Loyola was the leader of the Counter Reformation. He established the Jesus Association in 1541। और ये जो लिली क्या पूछ रहे कि कौन थे लीडर काउंटर रिफॉर्मेशन के, बोल रहे जॉन बोल रहे इग्नाटियस लोयोला इन्हों थे लीडर रिफॉर्मेशन के, और उन्होंने इस्टेब्लिश करे जीसस एसोसिएशन को कौन सी ईयर में? 1541 में। ठीक है, ये है देखो इग्नाटियस लोयोला की पिक्चर, जो भी है छोड़, इम्पॉर्टेंट नहीं होता, जस्ट नॉलेज के लिए पढ़ा रही मैं। The members of the Jesus associations are called Jesuits. Along with spreading the religion, they concentrated on extending educational and health facilities. As a result of their effort, the Catholic Church regained the trust of the people. जैसे जिन्हों आए इन्हों फिर इग्नाटियस लोयोला उन्होंने फिर स्प्रेड करने लगे, रिलीजियस थिंग्स करने लगे, रिलीजियस सेरेमनीज करने लगे, लाइक सेरेमनीज मीन्स उन्हें रस्मा करने लगे कि हमरा ये जो भी रहते, लाइक हम लोग इसमें रोज़ा रखना ये वो है ना, उन लोग इसमें भी दूसरी चीज़ें रहते, वो सब करने लग के वैसे ही कुछ नहीं है, फिर वैसे ही ट्रस्ट जीत करे उना लोगों का, फिर लोग वहाँ पे जाने लगे। पीटर, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट? इसका इफेक्ट क्या था, रिलीजियस मूवमेंट का इफेक्ट क्या हुआ बोल के पूछ रहे कि असर हुआ कि नहीं हुआ लोगों पे। जॉन, द फॉलोअर्स ऑफ जीसस गॉट डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। इसका ये नतीजा हुआ कि ये इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो क्रिश्चियनिटी के जो जीसस के जो लोग थे वो दो सेक्ट्स में मीन्स दो ग्रुप में डिवाइड हो गए, पहला तो है कैथोलिक, दूसरा है प्रोटेस्टेंट। द इलीगल एक्टिविटीज़ दैट वर बीइंग कैरिड आउट इन द नेम ऑफ रिलीजियस इन द कैथोलिक चर्च एंडेड। जो कैथोलिक चर्च के अंदर गलत रॉन्ग डूइंग्स चीज़ें हो रहे थे वो ख़त्म हो गए। इन द स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन द पोप एंड द किंग्स, ग्रेजुअली द किंग्स बिकेम मोर पावरफुल। ये जो जंग चल रही थी, लाइक जंग नहीं, लड़ाई जो चल रही थी पोप्स और किंग्स के बीच में, इन दोनों की ख़त्म हो गई, और पोप को पोप अपनी पावर ख़त्म करके पूरी किंग को पावर मिल गई। अब आता है क्या, जोग्राफियल एक्सप्लोरेशन। नागारत्ना, व्हाट इज़ मीन बाय जोग्राफियल एक्सप्लोरेशन? नागारत्ना का सवाल ये है कि ये जो जोग्राफियल एक्सप्लोरेशन है इसका मतलब क्या है सर? हाँ, जोग्राफियल एक्सप्लोरेशन का ये मतलब है, अच्छा पहले पढ़ेंगे, ठीक है सर। टीचर, till the 15th century, the Europeans were not aware of all the places in the world with the belief that the earth was flat. They were carried on trade only up to the coastal areas of Europe. Gradually, their curiosity, desire for trade and adventures spirit drove them to explore new areas on the earth. These findings are called geographical exploration. 15th सेंचुरी की बात है जब लोगों को ये मालूम था कि दुनिया फ्लैट है, अभी तक ये भी डिस्कवर नहीं हुआ, ये तब की बात है, दुनिया तो फ्लैट है, दुनिया तो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होगी। मैं ऑलरेडी ये बोली पहले, लेकिन मैं फिर दोबारा बोलती तुम लोगों को समझ में आने के लिए कि दुनिया जो है फ्लैट है, लोगों को अंदर क्यूरियोसिटी होगी, दुनिया फ्लैट है। लेकिन यहाँ कोस्टल एरियाज मीन्स जो पहाड़ बॉर्डर लाइन को बोलते कोस्टल एरिया, जहाँ पे पहाड़ रहते, हर कोस्टल एरिया पे हर बॉर्डर पे पहाड़ रहते बेसिकली टू प्रोटेक्ट, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए होते हैं ये कोस्टल एरियाज, बॉर्डर लाइन, लाइक कोई भी सुनामी या फिर तूफान आ जाए तो प्रोटेक्शन के लिए माउंटेन्स तक वो इसीलिए रहते वो बेसिकली। तो उन लोगों को क्यूरियोसिटी होगी वहाँ के रहने वालों के, तो उन लोग जो है पहाड़ पे गए, पहाड़ चढ़े, पहाड़ की जब देखे तो वहाँ दूसरी पूरी लैंड है, लोगों को चिल मची कि अरे भाई ये पहाड़ की दुनिया, उस पार भी दुनिया है। तो फिर वापस आए, हम लोग उतर गए वापस पहाड़ से, वहाँ पे आके फिर
लोगों को जिससे मालूम है कि लोग उन लोग जाके पूछे तुम पहाड़ पे गई थी ना, वहाँ ऊपर से कैसे दिखता, क्या है वो पहाड़ के पीछे बोल के पूछे, तो इन्होंने जवाब दिए कि हाँ वहाँ पहाड़ पे भी उसके बाद भी दुनिया है, वहाँ पे भी लैंड है पूरी, वहाँ पे भी रह सकते खा सकते बोले। तो जैसे चिल्ला वो ट्रैवल एक्सप्लोरर जो रहते लोग, जो घूमने का जो शौकीन रहते, मतलब पूरे ग्रुप्स बना के पूरा अपना जो भी खाने की चीज़ें जो भी रहते वो पूरा पैक कर लेके चढ़ने लगे और एक्सप्लोर करने लगे आहिस्ता आहिस्ता कि चलो दुनिया देखेंगे। खुद से शुरू हुआ ये एक्सप्लोरेशन। संतोष, वॉट वर द रीज़न फॉर द जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन? संतोष पूछे जाने की क्या ज़रूरत थी, घूमने की क्या ज़रूरत थी, वहीं रहना था बोल के बोल रहे। टीचर द रीजन्स फॉर द जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन वर एज follow. Attack on the city of Constantinople in 1453 AD. The Turks occupied the city of Constantinople. They brought in obstacle to the trade of Europeans that used to take place through this city. Hence, it became imperative for the Europeans to discover a new sea route to the East Asian country. अच्छा, तो ये उन्होंने क्या संतोष क्या बोले, जाने की क्या ज़रूरत थी, वहीं से रहना था ना बोल के। तो टीचर बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि जो वहाँ पे लोग रह रहे थे कॉन्स्टेंटिनोपल पे, वहाँ पे अटैक्स हो रहे थे, वहाँ पे लोगों के ऊपर कब्जा हो रहा था, लाइक लोगों की ज़मीनें छीनने जा रही थी, घर छीन ले जा रहे थे, यहाँ से निकल जाओ भाग जाओ ये वो बोल रहे थे। तो उन लोग बचने के लिए करे सो ये बेसिकली उन लोग मजबूर हो गए थे कि हम लोगों को ना घर मिल रहा ना खाना मिल रहा, सुकून से ना कोई रह सक रहे, चलो चले जाएंगे यहाँ से बोल के उन लोग बेसिकली वैसे एक्सप्लोर करे थे। The report of Marco Polo. Marco Polo, who had visited the Asian countries of India, China, had reported that Asian countries were very wealthy. His account stimulated the interest of the European trades in geographical exploitation. मैक्रो पोलो एक पर्सन थे जो एक्सप्लोर करे थे, जो पहाड़ों पे गए थे ना पर्सन, ये वन ऑफ देम है मैक्रो पोलो। उन्होंने जो है वापस आके जो है क्या बोले, ट्रेड चल रहा था। ट्रेड इज़ अ बिजनेस ऑफ सेलिंग एंड बाइंग। पहले बिजनेस चलता था कि ये चीज़ खरीदो फिर ये चीज़ लो, ऐसा ट्रेडिंग बोलते हैं उसको बेसिकली। तुम लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा, लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ। ये उन्होंने क्या क्या एक्सप्लोर करे, चाइना, दूसरे पूरे कंट्रीज़ को देखे, एशियन कंट्रीज़ को, इंडिया को देखे, चाइना को देखे, दूसरे एशियन कंट्रीज़ को देखे, और उन्होंने ये बोले कि वहाँ के लोग तो बहुत अमीर हैं, उनके पास बहुत पैसा है बोल के बोले। फिर उन लोगों का जो है इंटरेस्ट बढ़ने लगा यूरोपियन ट्रेड्स का। फिर उन लोग, अरे इन लोगों के पास बहुत पैसा है तो चलो जाएंगे इन लोगों के पास, हम लोग भी देखेंगे। आखिर इन लोगों के बोर्ड लगे। डिमांड फॉर एशियन गुड्स। देर वर अ ग्रेट डिमांड फॉर एशियन गुड्स एंड स्पाइसेस इन यूरोप। यूरोप के लोगों को जो है एशियन की कंट्रीज़ के गुड्स पसंद आ गए। हम लोग कौन सी कंट्री में है, सॉरी कौन से कॉन्टिनेंट में है, एशिया में है। जब यूरोपियन पीपल आके देखे वहाँ पे बोले कि इनला तो अमीर है, अमीर के साथ साथ इन लोगों के पास जो सामान है, जो खाना है, जो स्पाइसेस है वो बहुत टेस्टी है। वो टेस्ट करके गए थे मैक्रो पोलो, उन लोगों को पसंद आ गए। मसाले सबसे ज़्यादा सबसे मशहूर कहाँ पे फेमस बोले थे, इंडिया से। इंडिया से बहुत ज़्यादा मसाले एक्सपोर्ट होते, सबसे ज़्यादा मसाले इंडिया से जाते, इसलिए याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Scientific inventions. The new scientific inventions of the compass, astrolabes and new ships called caravel proved to be soon to be navigator engaged in the sea voyages. जैसे मालूम है लोगों को कि हाँ ना अमीर हैं, कि चीज़ा भी अच्छे है, ना खाना भी अच्छा खा रहे हैं, स्पाइसेस भी अच्छे है, लोग ना पूरी तैयारी में लग गए कि साइंटिफिक इन्वेंशन हुआ, वहाँ पे जाने के तरीके क्या है, शिप से कैसे जाना, पूरे नए नए चीज़ें इंस्ट्रूमेंट बनाने लगे और अपने प्रोटेक्शंस के लिए वेपन्स बना लिए, अगर कुछ हो गया तो इन केस इमरजेंसी केस के लिए फूड पूरा प्रोपेशन। देखो ये शिप है, ह्यूज शिप, ऐसा पूरा आए थे ना इंडिया। यूरोपियन पीपल कौन सी कंट्री को आए थे, एशिया की कंट्री को, एशिया सॉरी कॉन्टिनेंट को, ठीक है। ये है एस्ट्रोलॉब, इससे मालूम हो रहा था रूट के बारे में कैसा मालूम होता। कंपास इज बेसिकली साउथ ईस्ट नॉर्थ साउथ, वो बताता कि कौन सी जगह पे तुम क्या जा रहे, कैसे जा रहे बोल के। ओला शिप्स के थ्रू आए थे। Religious motivation. The Christian missionaries started looking toward Asia and Africa for the propagation of the religion. Religious motivation भी हुआ कि क्रिश्चियन के मिशनरीज पे निकल गए, मिशनरीज मीन्स मिशंस पे निकल गए कि वहाँ के लोगों को भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, वहाँ भी क्रिश्चियंस की थिंग्स फैलाएंगे, बल्कि उल्ला जो एक पूरे ग्रुप में निकल पड़े ये कश्ती के अंदर। उल्ला भी थे, जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस भी थे, और जो चिलमजी भी थे कि हाँ हम भी जाएंगे बोल के, सब पूरे ग्रुप में बना के गए थे।
जहानारा हु वॉज द फर्स्ट नेविगेटर अंडरटेक अ सी वोएज. वोएज मीन्स इज अ प्लेस जहाँ पे कश्तियाँ पूरी ठहरी हुई रहती, वो उसको वोएज बोलते. नेविगेटर मीन्स अ पर्सन हु ट्रैवल्स थ्रू अ शिप. नेविगेटर मीन्स उसको बोलते जो शिप के थ्रू पूरा घूमता, एक्सप्लोर करता, उसको बोलते. कौन है बोल के पूछ रहे सबसे पहला इंसान. द पुर्तगीज हु, अरे ये तुम लोग मैप देखो, ये सही नहीं होता, तुम लोग को ऐसे देखना पड़ता. तुम लोग टर्न करके देख लो बुक के अंदर. ये है यूरोप. दिस इज़ यूरोप. ठीक है, ये यूरोप है, ये एशिया है. एशिया, यहाँ के लोग यहाँ आए थे. कहाँ से आए थे? डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं आए, कश्ती के थ्रू आए. पूरा इधर से ब्लू लाइंस जो ब्लू डॉट्स दिख रहे वैसा पूरा पार करके गए थे. कैलिकट उतरे थे उन्हें डायरेक्ट पहले, या फिर इधर से फिलीपींस से पूरा पार होके आए थे. यहाँ पे ऑलरेडी मार्क्स दिए हुए हैं, आप लोग थोड़ा देख लीजिए. वास्को द गामा, मैगेलन, कोलंबस, बार्थोलोमियस डियाज, इन लोगों के बारे में पढ़िए, इन लोग कैसा क्या क्या आए थे. ठीक है, बट तुम लोग देख लो पहले मैप. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. टीचर, the Portuguese were the first to undertake sea voyages. It was the Portuguese Prince Henry's ambition to find out a sea route to India and China. He established a navy school for the purpose. Hence, he was popularly known as Henry the Navigator. His encouragement provided a stimulus exploitation. सबसे पहले कौन? पुर्तगीज के पीपल आए, लोग एक्सप्लोर करे, चले गए. लेकिन फिर वहाँ पे जाके जब बोले प्रिंस था, कहाँ का था वो प्रिंस? कहाँ का था? पुर्तगीज का था. अरे जो भी था, प्रिंस पुर्तगाल का था, वो एक प्लेस का नाम है. उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्बिशियस मीन्स उनको बहुत ज़्यादा पसंद था कश्तियों में दूर दूर जाना, एक्सप्लोर करना, नए नए जगह पे जाना अच्छा दिखता था. तो उन्होंने गए, उन्होंने क्या क्या फाइंड आउट करे? इंडिया, चाइना, ये तो दो चीज़ें उन्होंने फाइंड आउट करे थ्रू शिप. ठीक है, ही स्टैब्लिश्ड. और फिर उन्होंने जैसे वापस आए, वो जाके एक टाइम जाके जस्ट देख के आए उन्होंने. फिर उन्होंने जो है हेनरी कौन थे? एक प्रिंस थे. कहाँ के? पुर्तगाल के. वहाँ पे उन्होंने एक स्कूल ओपन कर दिए कि वहाँ पे लोगों को सिखाए कि वो सी वॉयेजेस के बारे में, लाइक उन्होंने पूरा एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे शिप के थ्रू. वहाँ पे कैसे जाना, पूरी ट्रेनिंग दी बेसिकली स्कूल में. फिर उन्होंने जस्ट ट्रेनिंग दी भी नहीं, उन्होंने लिए भी साथ में कि अच्छा तो यहाँ से मैं गया तो ये और हो सकता, मैं इतनी नॉलेज लेके जा रहा हूँ. उन्होंने पूरा एजुकेट होके गए थे कि अगर इन केस कुछ हो गया रास्ते में तो मैं उसको इमरजेंसी में कैसे सेफ होना, खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना. अगर शिप को भी लाइक शिप की भी ट्रेनिंग देती थी वहाँ पे पूरी की. शिप अगर डूब गई, शिप के अंदर अगर टकरा गई शिप, कुछ भी हो गया इमरजेंसी केस में तो क्या क्या करना बोल के पूरा वो स्कूल में बेसिकली सिखाया हुआ है. और बहुत सारे लोगों को जो है, कौन? हेनरी, बहुत सारे लोगों को एक्सप्लोरेशन की जो इंटरेस्ट रखते थे एक्सप्लोरेशन में, उनको बहुत ज़्यादा लाइक उनको एक टाइटल दिए थे, हेनरी द नेविगेटर. मीन्स बहुत ज़्यादा अच्छा और महान घूमने वाला पर्सन जो था बोल के. वहाँ से दूसरे लोग भी बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट करे. रमेश, विच आर द एरियाज डिस्कवर्ड बाय द नेविगेटर? सबसे मेन और फेमस एरियाज कौन से हैं जो नेविगेटर्स एक्सप्लोर करे बोल के पूछ रहे? कौन पूछ रहे? रमेश. किसको पूछ रहे? टीचर को. टीचर, द पोर्टुगीज सेलर Bartholomew Diaz undertook a voyage under a loyal patronage and reached the southern Cape of Africa in 1488. His ship were hit by a powerful wind in that area, so he named that area Cape of Storm. However, since this voyage had raised the expectations for future voyages, King John II named the southern tip of Africa Cape of Good Hope. पोर्तुगीज के दूसरे सेलर थे. सेलर मीन्स जो शिप के थ्रू जाते हैं उसको भी बोलते हैं, सेलर भी बोलते हैं दूसरे पोर्तुगीज. ये ठीक है. उनका नाम क्या था? बार्थोलोमियो. एक शिप के थ्रू गए. कहाँ गए उन्होंने? साउथर्न टिप गए. कहाँ पे? अफ्रीका में गए. कौन से ईयर में गए? 1488 में गए. उन्होंने जब गए वहाँ पे उन्होंने जा रहे थे ना, तो अचानक से एक बहुत भयंकर वाला तूफान आ गया. उन्होंने विंड से टकरा गए और वहाँ पे माउंटेन भी था ऐसा, मतलब बहुत ख़तरनाक था वो.
उनको डर लगने लगा तो उन्होंने मोड़ लिए और वो एरिया का नाम जब उन्होंने वापस आया तो उसका एरिया का नाम रख दिया कि केप ऑफ स्टॉर्म, मतलब वो एरिया में जो है बहुत ज़्यादा विंड टाइप, क्या बोलते हैं उसको, भवंड जो हवा में होता ना, हवा में नहीं होता, लाइक समंदर में भी पूरा घूमता ना वो, समंदर में चल रहा, क्योंकि हम ना समंदर के थ्रू जा रहे ना, इसलिए। फिर बाद में दूसरा, However, since the voyage had raised expectation for future ages, अच्छा तो फिर दूसरा जो है किंग जॉन टू मीन्स किंग जॉन की दूसरी जनरेशन गई थी, उन्होंने जो है फिर दूसरी जगह एक्सप्लोर करी, उनका नाम, वो उनका एक्सपीरियंस अच्छा था, उन्होंने गए, वो उसको उनको जो जो किंग थे जॉन, उनको अच्छा दिखा वो जगह, उनको बहुत पसंद आई, तो वो एरिया का नाम क्या रख दिए, केप ऑफ गुड होप, बहुत मज़ा आया उनको इसलिए। वास्को द गामा, another Portuguese sailor, Vasco da Gama, started the route established by Bartholomew Dias and reached the Cape of Good Hope. From there, he reached Melendi Island on the east coast of Africa. With the help of Gujarati trader, he crossed the Arabian Sea and the Indian Ocean and reached Calicut on the west coast of India in 1498. In this manner, a new sea route to India was discovered. On his return journey, Vasco da Gama took goods worth 60 times the cost of his sea voyages. फिर दूसरे सेलर आए, उनका नाम क्या था, वास्को द गामा। फिर उन्होंने स्टार्ट करे, बार्थोलोम्यू जो थे, जो पर्सन थे जिस रूट से गए थे, जो कौन सा था, केप ऑफ गुड होप बोल के, फिर वो रूट से उन्होंने गए, उन्होंने अकेले नहीं गए थे, उन्होंने एक ट्रेडर लाइक जिसको पूरे रास्तों के बारे में नॉलेज रहती, उसको उनको लेके गए थे, उन्होंने क्या थे, गुजराती के एक बिजनेस पर्सन थे, उनको लेके गए थे, उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता अराबियन सी क्रॉस करे और फिर इंडियन ओशन करे, फिर वहाँ से कैलिकट को पहुँचे, जो कैस्ट वेस्ट में है, कोस्ट ऑफ इंडिया, कोस्ट लाइन पे जो एरिया है वहाँ पे है, और कौन से ईयर में गए थे, 1490 ईयर में गए थे। फिर वहाँ पे उन्होंने नया रास्ता डिस्कवर करे जो इंडिया को आता है। फिर उनकी वापस जर्नी में उन्होंने जो है वास्को द गामा क्या क्या लेके गए, मसाले, उनको मसाले इतने पसंद आ गए, उन्होंने 60 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट, उतने महंगे मसाले उन्होंने लेके गए, लेकिन 60 टाइम्स भी बहुत ज़्यादा हो गया उनके सी वेज में, पूरी कश्ती में उन्होंने पूरा बूट्स टाइप भर लेके गए थे वास्को द गामा। इन्होंने जो है ब्रिटिश लाइक, फिर बाद में क्या क्या करें, तुम पढ़े तो मालूम होता नहीं गामा, इनको पसंद आ गया था इंडिया बेसिकली। खैर ये देखो अब नेक्स्ट वन, The Spanish navigator Christopher Columbus undertook a sea voyage towards the west with the firm belief that the earth was round. He took the help of Spanish King Ferdinand and Queen Isabel for this purpose. He crossed the Atlantic Ocean and reached the Bahama Island. ये एक कौन है, क्रिस्टोफर कोलंबस, इन्हों कहाँ के हैं, स्पेनिश नेविगेटर थे, इन्हों स्पेनिश के लोग थे, इन लोग नहीं लोग, इन्हों स्पेनिश के पर्सन थे, इन्हों जो है एक सी वॉयज लिए, एक शिप लिए, जो निकलने से पहले जो है उन्होंने, अगर तुम समझो अब एक तुम इंडिया में है, तुम्हारे को बाहर जाना है, दूसरी कंट्री में जाना है, लाइक अब मेरे को जाना है तो मैं लंदन को जाऊँगी, अब मेरे को जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ता, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती, पासपोर्ट बनाना पड़ता, वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता, फिर वेरिफिकेशन होना पड़ता, वो पूरा प्रोसेस होना पड़ता। सेम थिंग पहले के ज़माने में भी तुम्हारा अगर कोई दूसरी देश में या फिर कंट्री में जाना है तो तुम्हारा गवर्नमेंट की परमिशन होना पड़ता। पहले गवर्नमेंट नहीं थी, पहले किंग थे, किंग की परमिशन ली, नो की हेल्प लिए, किसकी, स्पेनिश के किंग थे, कौन थे, फर्डिनेंड की हेल्प लिए और क्वीन इजाबेल की हेल्प लिए, कि ये मकसद से उन्होंने वहाँ जा रहे, क्यों जा रहे बोल के सवाल भी होते कि तुम दूसरे देश को जा रहे तो कहीं को जा रहे है, वो पूरे उन्होंने उन दोनों की हेल्प लेके वो पास जो भी रहता वीज़ा का वो ले लिए। ही क्रॉस द अटलांटिक ओशन, क्रिस्टोफर क्या करे, क्रॉस कर लिए ओशन, अटलांटिक ओशन क्रॉस कर दिए, एंड बहामाना आइसलैंड एक बहामाना आइसलैंड होती है वहाँ पे, उन्होंने वो क्रॉस कर लिए। ही थॉट दैट एरिया वॉज इंडिया,
He thought that area was India and so referred to the people there are red Indians. Actually, the place was a group of islands called the West Indies. The surprising fact about this discovery is that Columbus was not aware till his death that he had discovered a new place on Earth. क्रिस्टोफर क्या करे, क्रिस्टोफर को लगा, उन्होंने जब जा रही थी आइसलैंड के थ्रू आइसलैंड के पास, तो उनको लगा कि ये इंडिया है और वहाँ पे लोग दिख रहे थे, लोग हाँ कुछ भी लोग दिख रहे थे, उन्होंने जो है क्या बोले, वो लोगों को रेड इंडियंस बोले, लेकिन वो ग्रुप ऑफ आइसलैंड के लोग थे वो, तो वो कहाँ के लोग थे, वेस्ट इंडीज़ के थे। ये सबसे अच्छे लाइक फैक्ट टाइप की बात है, उन्होंने मरने तक ये नहीं जान सकी कि उन्होंने अर्थ के ऊपर एक नया रूट, सी रूट डिस्कवर करे। क्रिस्टोफर कोलंबस को अभी तक नहीं मालूम कि उनकी डेथ तक उनको पता नहीं चला। Discovery of South America. A Portuguese fleet under the leadership of Captain Pedro Cabral started on voyage towards India. On the way, heavy winds attacked the ship and they lost their way, and drifting towards the west, he reached the eastern coast of South America. In this manner, the country Brazil in the South America was discovered by Cabral. ये जो साउथ अमेरिका है बाई मिस्टेक जो है डिस्कवर हुई। लाइक एक पर्सन थे कैप्टन पेड्रो, उन्होंने किसके कैप्टन पेड्रो के अंडर जो है उन्होंने लीडरशिप लेके पूरा वोएज लेके जो है निकले कश्ती में। बीच में अचानक से उन्होंने विंड का अटैक हुआ और उनका जो हवा इतनी तेज़ थी कि वो जो कश्ती का जो है लाइक कश्ती जो है अपना रुख मोड़ ली, वो अचानक से जो है ब्राज़ील कंट्री में एंटर हो गए। ब्राज़ील कंट्री में जब उन्होंने एंटर हुए तो कैब्रल पर्सन जो भी थे उन्होंने फिर मालूम हुआ कि ये साउथ अमेरिका में आ गए, उन्होंने बाई मिस्टेक उन्होंने ऐसे डिस्कवर करे। ठीक है, ओके। फर्डिनेंड मैगेलन ये कौन थे? ये वही पर्सन थे, जो वही इंसान है जो क्रिस्टोफर जो है हेल्प करे थे गवर्नमेंट के थ्रू, जो हुआ था ना सेम थिंग है फर्डिनेंड मैगेलन ने। फर्डिनेंड मैगेलन वॉज एन एडवेंचरस पोर्तुगीज नेविगेटर इन वहाँ पे ना सबसे ज़्यादा नेविगेटर्स ही थे वहाँ पे। अमीर घूमना, अमीरा रहना बोले तो नेविगेटर मीन्स शिप में घूमना मीन्स अमीर वाली चीज़ थी, तो हर एक नेविगेटर पर्सन था बेसिकली। Ferdinand Magellan was an adventurous Portuguese navigator. The credit for being the first to circumnavigate the world goes to him. Magellan started from Spain with 5 ships. 267 co-navigators touched the southern tip of South America, crossed the Pacific Ocean and reached the Philippines. However, he was killed in the skirmish that took place where the natives, the followers, returned to the Spain on a ship named Victoria under the captaincy of Sebastian del Cano. The result of their adventure was that people came to believe that the earth was round. फर्डिनेंड मैगेलन क्या करे मालूम? उन्होंने पूरे नेविगेटर्स को लेके पूरे एक बड़ी कश्ती में निकल पड़े और ऐसे वैसे नहीं पूरी दुनिया घूमेंगे बोल के निकले। जब उन्होंने पूरी दुनिया घूमेंगे बोल के आहिस्ता आहिस्ता निकले, कहाँ से? मैगेलन स्टार्टेड विथ स्पेन से शुरू करें घूमना 5 कश्तियों के साथ। 67 को नेविगेटर्स थे, 267 मीन्स 267 पर्सन थे नेविगेटर के अंदर, वो शिप्स के अंदर। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता साउथ अमेरिका को गए, फिर वहाँ से क्या क्रॉस करे, पैसिफिक ओशन क्रॉस करे, फिर वहाँ से फिलीपींस को गए, फिर बाद में पूरा आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा घूम गए। फिर जैसे मालूम हुआ वहाँ के पूरे लोगों को कि लाइक तुम कहीं भी इतना घूमना, पूरी जगह पे घूमना अलो नहीं था पहले। जैसे मालूम हुआ कि इन्हों घूम रहे बोल के तो इनको पनिश कर दिए, इनको क़त्ल कर दिए। कहाँ पे? स्क्रिमिश एक जगह है, वहाँ पे पूरे नेटिव्स थे, लाइक वहाँ पे लोग थे, तो वहाँ पे इनको किल कर दिए। द फॉलोअर्स रिटर्न टू द स्पेन ऑन अ शिप नेम्ड विक्टोरिया। फिर वहाँ इनको जब लाइक मार दिए तो वहाँ के जो भी बच्चे कुछ लोग थे वहाँ से वापस आ गए स्पेन को, और वो जो शिप में उनका वापस आए उसका नाम रख दिए विक्टोरिया अंडर द कैप्टनसी ऑफ सेबास्टियन डेक्लोन, उसका नाम रख दिए बेसिकली इनके कैप्टनसी के अंदर ये हुआ बल्कि। द रिजल्ट ऑफ द एडवेंचर वॉज दैट पीपल केम टू बिलीव दैट द अर्थ वॉज राउंड। तो जब पूरा उन लोग घूम लिए थे तब उन लोग बोले कि दुनिया तो गोल है बोल के। ठीक है, ऐसी हुई डिस्कवर। माइकल, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ जोग्राफिकल डिस्कवरीज? माइकल पूछ रहे इसके जो इफेक्ट्स थे जोग्राफिकल इतना घूमने का, क्या असर हुआ डिस्कवरीज करने का? टीचर,
The geographical discoveries had a strong influence on not just European civilization but also the people and culture of Asia, Africa and America. ये जोग्राफिकल डिस्कवरीज जो भी थे ये बहुत स्ट्रॉन्ग थी यूरोपियन सिविलाइजेशन के टाइम पे। बहुत ज़्यादा लोगों को कल्चर की वहाँ के कल्चर अच्छा था। एशिया के, अफ्रीका के, अमेरिका के लोगों का कल्चर अलग अलग था। वहाँ के लोगों को सीखने का बहुत शौक था कि नए नए चीज़ें सीखना है, नई नई चीज़ें पढ़ना है, ये वो लाइक वैसा। Expansion of trade. The European converted the newly discovered lands into their commercial colonies. As a result, global trade expanded widely. Asian goods captured a huge market in Europe. The profit gained from all these commercial activities went to the Europeans. एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। ट्रेड मीन्स इज़ अ वन टाइप ऑफ बिजनेस। मैं ऑलरेडी बोली सा हूँ, पहले बिजनेस चलता था कि ये चीज़ बेचनी है, ये चीज़ लेनी है, लेन देन का काम था बेसिकली यहाँ पे। तब बहुत चीज़ें नई डिस्कवर हुई, वहाँ पे कॉलोनीज हुए। रिजल्ट में बहुत ज़्यादा लाइक बहुत एक्सप्लोर हुआ वहाँ पे। बहुत सारे डील्स होते थे, बहुत सारी चीज़ें लेते थे लोग। लाइक कल्चर के थिंग्स हो गए, कोई पेंटिंग्स हो गए, कैप्चर के मोमेंट्स, लाइक वहाँ पे जो अच्छी दिख रही चीज़ उसकी पेंटिंग करते थे लोग, फिर वो बेचते थे। वैसा कमाए वाला पैसे बहुत सारे यूरोपियंस। स्लेव ट्रेड भाई ये देखो अपना। द यूरोपियन मेड द नेटिव्स ऑफ द वेस्ट इंडीज, मैक्सिको, Peru and Brazil their slaves. Gradually they started selling slaves like goods. The slave trade became inhuman. Over a period of time the slaves were made to toil without respite and were treated cruelly. स्लेव ट्रेड भी हुआ, लोगों को भी बेचा जाता था, लाइक गुलामी टाइप, गुलाम बनाते थे लोगों को यूरोपियंस में। ये कौन से लोगों को हुआ? ये मोस्टली वेस्ट इंडीज़ वहाँ पे हुआ। ये मैक्सिको के लोगों के, ब्राज़ील के एंड प्यूरो के। यहाँ के जो लोग था उन लोगों को मजबूर कर देते थे। गरीब के जो भी लोग रहते थे उन लोगों को बेच के उन लोगों से पूरा काम कराते थे। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जैसे मालूम हुआ ये सब हो रहा, गलत हो रही चीज़ बोल के, लाइक उन लोगों को पूरा काम करा लेके भी पे नहीं करते थे, सही तरीके से खाना नहीं देते थे, उन लोगों का ख्याल नहीं रखा जाता था। उन लोगों को जो लाइक घर में जो भी खर्चा रहता था वो भी उन लोगों से हो रहा नहीं था। उन लोगों को घर में रख लेते थे, पूरा गलत हरकतों से बिहेव करते थे, मारते थे। लाइक काम नहीं करे तो, फिर काम करे तो भी लाइक उन लोग को कुछ भी गलत हरकतें करके उनको बहुत ज़्यादा बहुत बुरा ट्रीट करे इसमें। इनह्यूमन लगा ये लोगों को, ये अच्छा नहीं लगा। तो उन लोग जो है इसके ऊपर बहुत बुरा रूल निकालने की कोशिश करे, इसको ख़त्म करने की कोशिश करे, लेकिन वो हुआ नहीं। Christian missionaries. The Christian missionaries actively engaged in converting the natives of the newfound lands into Christianity. Thus, the missionaries indirectly helped in expansion of colonialism. ये जो क्रिश्चियन के पीपल्स थे जो मिशंस पे निकले थे कि हाँ हम लोग पूरे जो भी नए लोग, नए ज़मीन के लोग दिखे उन लोगों को जो है क्रिश्चियनिटी के इसमें क्रिश्चियंस में कन्वर्ट कर लेंगे, वहाँ की ज़मीन पूरी हम लोगों की हो जाती। हम लोगों को कन्वर्ट करें तो हम लोगों को इतनी ज़मीन दे दो, हम कब्जा करने का था बेसिकली, कुछ भी नहीं। Political effect. Severe competition arose among the European countries for the control of colonies and their wealth. The European countries established their colonies in the continents of Asia, Africa and America. पॉलिटिकल इफेक्ट क्या क्या हुआ? वहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन चला, कौन से कंट्रीज़ के बीच में, एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका पे। वहाँ पे लाइक ट्रेडिंग में, पॉलिटिकल्स में बहुत झगड़े हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए लोग। इंपॉर्टेंट डेज बेसिकली योर चैप्टर एंड दिस इज क्रोनोलॉजी, बेसिकली कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन आंसर्स में दे दी सो हूँ, आप ना एक बार देख लीजिए, मैं पूरा दे दी सो हूँ, एक बार देख लो, चेक कर लो और पढ़ लो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन योर कली मैम साइनिंग ऑफ। बाय एवरीवन।